आज हम आपको धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर के बारे में बताएंगे। इसके पिछले पीरियड में हमने धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के बारे में आपको बताया था। इसको हम विस्तार से इसमें अंतर स्पष्ट करते हुए इसको हम स्पष्ट करते हैं। तो जैसे धनात्मक विचलन की बात करें हम, तो इसमें आप एक साइड धनात्मक विचलन लिख लीजिए और दूसरे साइड ऋणात्मक विचलन। जैसे कि हमने आपको बताया था धनात्मक विचलन के बारे में कि इसमें जो विलायक का वाष्प दाब होता है उसका मान शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज के गुणनफल से अधिक होता है। तभी राउल्ट नियम के द्वारा निर्धारित, यहाँ पर हमने जो डायग्राम आपको बताया था, ये धनात्मक विचलन के लिए है। इसके वाष्प दाब का मान, विलायक के वाष्प दाब का मान शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के मान से हमेशा ज़्यादा होता है, इसलिए इसका मान अधिक है। और यदि हम ऐसे विलयन की बात करें तो यहाँ पर इसका मान अधिक है, इसलिए एरो के चिन्ह जो है, ये जो चिन्ह है इसकी ओर है, मतलब इसका मान अधिक होगा। तो विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब व XA के गुणनफल से अधिक होता है, यहाँ पर ऋणात्मक विचलन में जस्ट इसका उल्टा होगा। इसको आप इस प्रकार से देंगे, यहाँ पर विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज के गुणनफल से कम हुआ, तो इसका मान यहाँ अधिक हो रहा है और इसका मान यहाँ पर कम है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, विलायक का वाष्प दाब के गुणनफल से कम होता है। इसलिए ये चिन्ह इस ओर होगा, यहाँ इसका मान अधिक है, यहाँ इसका मान कम है, यहाँ पर वाष्प दाब का मान अधिक है और इसका मान कम है। दूसरा, जो धनात्मक विचलन वाले यौगिक होते हैं उनका जो क्वथनांक होता है वो कम होता है। क्वथनांक के बारे में आप सभी को पता होगा, कोई भी विलयन जितने टेम्परेचर पर, जितने ताप पर उबलता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। तो जब धनात्मक विचलन होगा तो क्वथनांक हमेशा कम होगा, और यदि ऋणात्मक विचलन है तो क्वथनांक अधिक होगा। और इसीलिए इसे कहते हैं उच्च क्वथन यौगिक, निम्न क्वथन यौगिक, जिनका क्वथनांक कम होता है उसे हम कहते हैं निम्न क्वथन यौगिक।
और इसे कहा जाएगा उच्च क्वथन यौगिक या एजोट्रॉप कहते हैं इसे। तीसरा, इसका वाष्प दाब आदर्श विलयन से अधिक होता है। आदर्श विलयन, आदर्श विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। अधिक होता है और यहाँ पर कम होता है। इसमें आप लिख सकते हैं वाष्प दाब आदर्श विलयन से कम होता है। अगला अंतर में आप लिख सकते हैं, चौथे अंतर में यहाँ पर जो ऊर्जा है वो अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए इसका मान पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और यदि हम ऋणात्मक विचलन की बात करें तो इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम इस रूप में बता सकते हैं आपको, अवशोषण कैसे हो रहा है और उत्सर्जन किस प्रकार से हो रहा है, आगे बताते हैं आपको। पांचवा है, इसमें बंध बनते हैं। बंध, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो अवशोषण होगा तो बंध बनेंगे या टूटेंगे? बंध टूटेंगे, बंध टूटते हैं, क्योंकि बंध को तोड़ने के लिए ही ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। यहाँ पर छठवां, इसमें बंध बनते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं आयतन, आयतन बढ़ेगा, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है मतलब आयतन बढ़ेगा या बढ़ता है। और यहाँ पर पांचवा आयतन घटता है। लास्ट में इसके लिए आप उदाहरण दे सकते हैं। इसके लिए एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, इसका एक उदाहरण है। उसी प्रकार से इसके लिए एक उदाहरण है एसीटोन व क्लोरोफॉर्म। तो जब हम एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाते हैं तो उससे जो विलयन तैयार होता है उसको कहते हैं हम धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन। और यदि हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिला करके विलयन तैयार कर रहे हैं तो वह हमेशा ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो धनात्मक विचलन हो रहा है जिसमें विलायक का वाष्प दाब हमेशा अधिक होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाव से। लेकिन यहाँ पर जो क्वथनांक कम हो रहा है, तो क्वथनांक कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जब वाष्प दाब अधिक होगा तो उबलने का समय कम हो जाता है, इसलिए क्वथनांक कम हो जाता है। और यदि यहाँ पर वाष्प दाब, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो वाष्प दाब है आदर्श विलयन का जो एक डॉटेड लाइन दिखाई देती है उस डॉटेड लाइन से इसका मान हमेशा
अधिक होता है, क्योंकि जो वाष्प दाब है उसका मान अधिक है, और यदि हम शुद्ध विलायक का वाष्प दाब या एक घटक का वाष्प दाब लें उसका मान भी आदर्श विलयन के निर्धारित दाब से हमेशा अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर इसका मान उसकी अपेक्षा कम होगा, इसलिए जो कर्व हम बनाते हैं वो कर्व एक ऊपर की ओर होता है और एक नीचे की ओर होता है। तो इस प्रकार से यदि हम ऋणात्मक के लिए लें तो इसका कर्व या वक्र इस प्रकार का होगा। इस प्रकार से आप दे सकते हैं इसे। यहाँ पर जो P बराबर है एक घटक PA प्लस PB, तो यहाँ पर इसका मान होगा, और ये आप ले लीजिए PA और ये है PB। इस प्रकार से ले सकते हैं। तो ऋणात्मक विचलन में आदर्श विलयन के द्वारा निर्धारित जो लाइन है उससे हमेशा इसका वाष्प दाब का मान हमेशा कम होगा, इसलिए जो कर्व होगा वो नीचे की ओर होगा। यदि धनात्मक विचलन है तो वो हमेशा ऊपर की ओर होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में जो बंध है ये बंध टूट रहे हैं। तो बंध क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो ऊष्मा को हम अवशोषित कब करते हैं? यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण क्यों हो रहा है? यहाँ पर जो दो विलयन लिए जा रहे हैं, एक विलायक है और दूसरा विलेय है। तो इसको हम विस्तार से इस प्रकार से आपको समझाते हैं। नेक्स्ट है जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक धनात्मक विचलन वाला यौगिक ले रहे हैं, एथिल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ हमने एथिल अल्कोहल लिया, और एथिल अल्कोहल की जब हम संरचना देखें तो इनके बीच में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बंध होता है। ये एक विलायक है, मान लीजिए ये एक विलायक है, और इस विलायक में हाइड्रोजन बंध है। हम धनात्मक विचलन की बात कर रहे हैं। तो धनात्मक विचलन में एथिल अल्कोहल के जो अणु होते हैं आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये काफ़ी मजबूत बंध है। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें जैसे ही हम विलेय को इंटर करवाते हैं, यहाँ पर एक विलेय है जिसका नाम है हेक्सेन। हेक्सेन में ये बंध नहीं पाया जाता। हेक्सेन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। तो जैसे ही ये विलेय इस विलायक में प्रविष्ट होता है, विलायक में घोला जाता है, तो ये बंध को ये तोड़ देता है। तो बंध जब टूटेगा तो क्या होगा? ऊष्मा उत्सर्जित होगी कि अवशोषित होगी? बंध को तोड़ना है हमको, तो तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऊष्मा को अवशोषित करना पड़ेगा, तभी इसको तोड़ सकते हैं हम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण होता है और नया बंध नहीं बन रहा है, बल्कि यहाँ पर इस बंध को हम तोड़ रहे हैं, और जो मजबूत बंध था वो टूट रहा है और एक कमज़ोर बंध बन रहा है। और इस तरह से एथिल अल्कोहल के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे C2H5 के बीच में हेक्सेन आकर के जुड़ता जाता है। जहाँ भी बंध टूटेगा उसी जगह पर हेक्सेन आकर कर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार बंध को तोड़ने के लिए ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं धनात्मक विचलन। और चूंकि यहाँ पर आप देखिए धनात्मक विचलन में जो वाष्प दाब होता है वो बहुत अधिक होता है, और अधिक होने के कारण जब द्रव की सतह पर प्रेशर पड़ता है या दाब पड़ता है, तो उस परिस्थिति में आप देखेंगे यहाँ पर हेक्सेन फिर अल्कोहल, इस प्रकार से ये अटैच होता जाता है, जुड़ता जाएगा।
तो इसे हम कहते हैं निम्न क्वथन। एजोट्रॉप। इसको एक सीधे से उदाहरण से, मतलब यदि हम एजोट्रॉप की बात करें, एजोट्रॉप का मतलब होता है एक निश्चित ताप पर कोई भी द्रव उबलने चालू हो जाता है और उबलने के साथ ही वो आश्वित हो जाता है, तो ऐसे विलयन को हम एजोट्रॉप कहते हैं। तो ये धनात्मक विचलन से भी निर्मित होता है और ऋणात्मक विचलन से भी निर्मित हो रहा है। तो यदि धनात्मक विचलन से निर्मित हो रहा है, चूंकि आपको पता है कि धनात्मक विचलन में जो वाष्प दाब होता है वो बहुत अधिक है, तो जब वाष्प दाब अधिक होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एसीटोन लिया है। अच्छा, इसको बताने के पहले हम यहाँ ऋणात्मक विचलन भी बता देते हैं। ऋणात्मक विचलन जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपने कि एल्कोहल जो कि ए अवस्था में है, इसमें हमको एक दूसरा विलेय मिलाना है बीबी। यहाँ पर भी वही परिस्थिति होगी, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि जो एक उदाहरण है जिसके लिए मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का। तो जो एसीटोन है CH3COCH3, इसे हम एसीटोन कहते हैं, और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन यदि अलग अलग रूप में होगा तो इनके बीच में बहुत दुर्बल बंध होता है, इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता, मजबूत बंध इसमें नहीं होता, ना ही क्लोरोफॉर्म में होता है। तो जैसे ही हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म जो कि अलग अलग रूपों में विलेय और विलायक के रूप में मौजूद है, इन दोनों को हमने मिला दिया, विलायक में हमने विलेय को मिला दिया। जब विलायक में हम विलेय को मिलाते हैं तो उस परिस्थिति में यह होता है कि इनके बीच बंध निर्मित हो जाता है, और ये बंध होता है हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ हाइड्रोजन बंध बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बंध टूट रहा है। तो जब हाइड्रोजन बंध टूटेगा तो उनको तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ेगी, मतलब इस विलयन को ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ती है। लेकिन ऋणात्मक विचलन में यहाँ बंध बन रहे हैं, तो जब कोई बंध बनता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए ऋणात्मक विचलन में ऊर्जा उत्सर्जित होगी। और जब इनके बीच बंध बनेगा, ऋणात्मक विचलन में जब बंध बनता है तो इस प्रकार से इसको हम बता सकते हैं कि यहाँ पर CH3 H इस प्रकार से, तो इनके बीच जो बंध दिखाई दे रहा है ये बंध होगा हाइड्रोजन बंध। इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए ये अधिक विद्युत ऋणी तत्व है और ये कम विद्युत ऋणी तत्व है। तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व और कम विद्युत ऋणी तत्व के बीच में जो बंध बनता है उसे हम, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, इसलिए इस बंध को हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। तो ये हाइड्रोजन बंध निर्मित हो रहा है, विलयन में निर्मित हो रहा है। तो ऐसे बंध में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्योंकि यहाँ पर बंध, नया बंध बन रहा है, और नया बंध बनेगा तो ऊर्जा हमेशा उत्सर्जित होगी। जैसे मान लीजिए, मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ आपको। जैसे आपके घर में किराएदार है,
आप उसको निकालना चाह रहे हो तो आप आसानी से निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ वर्क करना पड़ेगा, आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी कि भाई ये किराएदार हमारे घर से नहीं निकल रहा है, या आपको कुछ बना के रखना पड़ेगा, स्टाम्प पेपर पर लिखवाना पड़ेगा कि 1 साल के अंदर आपको खाली करना पड़ेगा, या फिर आपको किराया बढ़ाना पड़ेगा। यदि वो किराया नहीं बढ़ा रहा है तो उस कंडीशन में आपको उसको निकालना है कि 1 साल का एग्रीमेंट है और उसके बाद आप निकल सकते हैं, क्योंकि आप किराया नहीं बढ़ा रहे हो। यदि तभी वो नहीं मानता है तो आपको पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा ना। तो जहाँ एक्स्ट्रा चार्ज दिया जा रहा है तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं, मतलब ऊष्मा अवशोषित हो रही है। जब ऊष्मा अवशोषित होगी तो यहाँ पर क्या होगा? बंध टूटेगा, तभी उस किराएदार को आप खाली करवा पाओगे ना। और सोचोगे आसानी से खाली कर दे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो जो धनात्मक विचलन है उसमें हमेशा ऊष्मा अवशोषित होती है, जिसकी वजह से बंध को तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं जो पहले से ही उस विलायक में मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ऋणात्मक विचलन में यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर पहले से कोई मजबूत बंध नहीं है। अब इसमें मजबूत बंध कब बन रहा है? जब यहाँ विलयन बन रहा है। तो विलयन जब बन रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप देखिए कि ये बंध जो है, पुराने बंध टूटेंगे और यहाँ नया बंध बनेगा और ये बंध होगा हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पर जब बंध बनेगा मजबूत बंध तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में किस प्रकार से ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। तो जब ऊर्जा का अवशोषण होगा तो पॉजिटिव होगा, और यदि ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं ये अवशोषण हो रहा है, ये उत्सर्जन हो रहा है, या फिर आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको इस प्रकार से बता सकते हैं, क्योंकि अवशोषित होगी ऊर्जा तो आयतन बढ़ेगा, यदि ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो आयतन घटेगा। तो इस प्रकार से इसको हम इस रूप में, उदाहरण के रूप में इसे हम इस तरह से परिलक्षित कर सकते हैं। इसे आप उतार लीजिए। आपने इसे उतार लिया होगा। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो धनात्मक विचलन है उसे हम निम्न क्वथन एजोट्रॉप क्यों कहते हैं, और ऋणात्मक विचलन को उच्च क्वथन एजोट्रॉप क्यों कहा जाता है। तो इसे हम विस्तार से देखेंगे। निम्न क्वथन एजोट्रॉप। निम्न क्वथन एजोट्रॉप के पहले हम एजोट्रॉप के बारे में देखेंगे कि एजोट्रॉप क्या है। एजोट्रॉप का मतलब होता है किसी निश्चित ताप पर कोई विलयन जिस ताप पर उबलता है, जिस ताप पर उबलता है और उसी ताप पर वह आश्रित हो जाता है। आश्रित हो जाता है तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं एजोट्रॉप। एजोट्रॉप यदि हम धनात्मक विचलन के आधार पर देख रहे हैं तो उस आधार पर हम 2 विलयन ले रहे हैं, एक विलेय होगा और दूसरा विलायक होगा। जैसे मान लीजिए हमने एक लिया है 56 डिग्री सेल्सियस का है एसीटोन। एक घटक है एसीटोन जिसका क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेल्सियस। दूसरा एक घटक है बी, इसका क्वथनांक है 46 डिग्री सेल्सियस और यह है कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, 2 घटक दिखाई दे रहे हैं और इस 2 घटक को हमने मिला दिया, जैसा कि हम ए और बी घटक को मिला देते हैं, जिसमें से एक
यहाँ पर विलायक के रूप में है और दूसरा यहाँ पर विलेय के रूप में है। जब इन दोनों को हमने मिलाया, मिलाने के बाद क्या होगा, उसको हम गर्म करेंगे और जैसे ही वो उबलना स्टार्ट होता है तो उबलने के बाद चूँकि इन दोनों का जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा टेम्परेचर दिखाई दे रहा है और जब हम इसको उबालते हैं तो ये बहुत जल्दी उबल जाता है। तो ये क्यों उबल रहा है जल्दी, क्योंकि इसका जो वाष्प दाब है ये वाष्प दाब अधिक है और जब वाष्प दाब अधिक होता है तो उनका क्वथनांक कम हो जाता है और जब क्वथनांक कम होगा तो उसे कहेंगे हम निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप। तो जिन दो घटकों को हमने मिलाया है, इन दो घटकों को मिलाने से जो विलयन तैयार हुआ है उस विलयन के वाष्प दाब की यदि हम गणना करें तो उसका वाष्प दाब अधिकतम होता है। वाष्प दाब अधिकतम है, लेकिन जब मिलाने के बाद जब इसे हम उबालते हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर जिसका मान इन दोनों की अपेक्षा कम होगा। तो जो कम पाया जा रहा है इसका क्वथनांक, ये क्वथनांक जो है ये इनकी अपेक्षा कम दिखाई दे रहा है और इसका जो टेम्परेचर है ये है 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पर जो कि दोनों घटकों के टेम्परेचर से कम है, पहला टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा टेम्परेचर यहाँ 46 डिग्री सेल्सियस है, तो इनकी अपेक्षा ये कम दिखाई दे रहा है और इसी टेम्परेचर पर यह उबलता है और उसी टेम्परेचर पर यह आश्रित हो जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं एज़ोट्रॉप। लेकिन यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है ये कम है, इसलिए इसे कहते हैं हम निम्न क्वथन। निम्न क्वथन, निम्न मतलब कम, क्वथन मतलब उबलना, क्वथन मतलब होता है उबलना। और यदि हम क्वथनांक की बात करें तो वह अंक, ये जो अंक दिखाई दे रहा है 35 डिग्री सेल्सियस, ये होता है क्वथनांक। जिस ताप पर कोई विलयन उबलता है उस उबलने की क्रिया को हम क्वथन कहते हैं और जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर वह उबल रहा है, जिस अंक पर वो उबल रहा है वह उसका क्वथनांक कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो टेम्परेचर है ये कहलाएगा निम्न क्वथन और इस विलयन को कहेंगे हम निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप। तो जो निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप है, ये निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप धनात्मक विचलन वाले यौगिकों में होता है। तो धनात्मक विचलन वाले यौगिकों में हो रहा है क्योंकि इनके क्वथनांक अधिकतम है और जब इन दो विलयनों को हम मिलाते हैं तो जिस ताप पर ये उबलते हैं उस ताप पर इसका टेम्परेचर या इसका ताप इन दोनों की अपेक्षा कम हो जाता है, इसलिए इसे हम निम्न क्वथन कहते हैं और इस विलयन को हम कहेंगे निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप, जिसमें हमने यहाँ लिया है एसीटोन और दूसरा लिया है यहाँ पर हमने कार्बन डाइसल्फाइड। तो इस प्रकार से ये कहलाएगा निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप जो कि धनात्मक विचलन में होगा। तो आप ये एग्जाम्पल के तौर पर भी हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको पिछले पीरियड में भी आपको बताया था, यदि कोई सामान्य बर्तन है और उसमें आप खाना बना रहे हैं तो उसका जो ताप होगा वो कैसा होगा। यदि सामान्य बर्तन में यदि आप खाना बनाते हो तो उसका ताप या उसका वाष्प दाब कम होगा। जब वाष्प दाब कम होगा तो उस खाना को बनने में हमको ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन यदि मान लीजिए हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएं, यदि आप इसे प्रेशर कुकर में आप बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर में बनाने से ये पूरी तरह से एयर टाइट होगा और एयर टाइट होने के कारण इसका जो वाष्प दाब होगा वो अधिकतम होगा। जैसे इस विलयन में हम देख रहे हैं, यहाँ वाष्प दाब अधिक है क्योंकि यहाँ पर जो ताप है वो अधिक है। जब ताप अधिक होगा तो उसको उबलने में कम समय लगेगा और जब उबलने में कम समय लगेगा तो उसे हम कहेंगे निम्न क्वथनांक। और जब निम्न क्वथनांक है तो ऐसे विलयन को कहा जाएगा निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड है दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट है उच्च कथन एजोट्रॉप। एजोट्रॉप के बारे में तो आपको पता चल चुका है कि जिस ताप पर कोई भी विलयन उबल करके तुरंत आश्रित हो जाता है तो ऐसे विलयन को हम एजोट्रॉप कहते हैं। जैसा हमने निम्न क्वथन के बारे में बताया था, ठीक इसी तरह उच्च क्वथन भी है, थोड़ा अंतर है इसमें। जैसे यहाँ पर हमने दो घटक लिए हैं, एक हमने यहाँ लिया है एसीटोन और दूसरा लिया है हमने क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर इसका 56 है, 56 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर इसका 36 डिग्री सेल्सियस है क्लोरोफॉर्म का। तो यहाँ पर आप देखिए एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस है और क्लोरोफॉर्म का 36 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे दो घटकों को हमने मिला दिया। जब ऐसे दो घटकों को हमने मिलाया तो मिलाने के बाद ये एक विलयन बन गया। विलयन बनेगा तो अब इसको हम उबालना चालू करेंगे, गरम करेंगे इसको। तो पहले वो गरम होगा, धीरे धीरे उसकी वाष्प निकलेगी, वाष्प निकलने के बाद उसमें वाष्प दाब उत्पन्न होगा। और ये जो वाष्प दाब है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, लेकिन जैसे ही हम इसको मिलाते हैं तो मिलाने के बाद इसका वाष्प दाब यहाँ पर कम है, लेकिन जब ये विलयन तैयार होता है तो इसका जो वाष्प दाब है पहले कम है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ेगा और इसका वाष्प दाब इन दोनों की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। तो ये जो अधिक टेम्परेचर है, अधिक ताप है, ये है लगभग 65 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो 65 डिग्री सेल्सियस आ रहा है मतलब ये कैसा होगा? उच्च क्वथनांक। उच्च क्वथन मतलब मिलाए गए दोनों ही घटकों से इसका ताप अधिक होता है, और जब ताप अधिक होगा तो उसे हम कहेंगे उच्च क्वथन। मतलब ताप अधिक है, दाब कम है, यहाँ पर वाष्प दाब कम रहेगा। जैसे आपने देखा होगा तो बीरबल की खिचड़ी बनाई जाती है, सुने हैं आप लोग? बीरबल की खिचड़ी, बीरबल की खिचड़ी में नीचे आग जलाई जाती है और ऊपर खाना की जो भी जो गंज होगा वो ऊपर रखा जाता है। तो उसका ताप पहुंचने में समय लगेगा, तो समय लगेगा तो उसका वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। शुरुआत में कम होगा, धीरे धीरे उसका वाष्प दाब बढ़ेगा। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, समय जो है उसको काफ़ी समय लगेगा, इसलिए इसका मान जो है उच्च आता है। तो उच्च है मतलब ये समय ज़्यादा ले रहा है उबलने के लिए। जब समय ज़्यादा ले रहा है मतलब हम सामान्य बर्तन में जब खाना बनाते हैं, सामान्य हमने ढक्कन लगाया है और हम इसमें खाना बना रहे हैं, तो इसको बनने में हमको समय लगेगा, क्योंकि अधिकतर वाष्प तो बाहर निकल जाएगी। यहाँ से वाष्प बाहर निकल रही है और कम से कम वाष्प यहाँ पर मौजूद रहेगी। तो इस विलयन को या इस मौजूद जो भी पार्ट इसके अंदर मौजूद है उसको उबलने में, पकने में ज़्यादा समय लगेगा। और जब ज़्यादा समय लगेगा, जो तो क्वथनांक होगा या उबलने का समय होगा वो अधिक होगा। तो जब उबलने का समय अधिक होगा तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो अधिक होगा। इसलिए मिलाए गए दोनों ही घटकों से इसका ताप या इसका उबलने का समय अधिकतम होगा, इसलिए इसे कहेंगे हम उच्च क्वथन एजोट्रॉप, और इसी टेम्परेचर पर ये आश्रित हो जाएगा। तो जो विलयन एक निश्चित ताप पर उबल कर तुरंत आश्रित हो जाता है उसे हम कहते हैं एजोट्रॉप। यदि ये धनात्मक विचलन से संबंधित है तो इसे कहेंगे हम निम्न क्वथन एजोट्रॉप, और यदि ये ऋणात्मक विचलन से संबंधित है तो इसे कहेंगे हम उच्च क्वथन एजोट्रॉप। तो इस प्रकार से आप देखिए, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हैं, लेकिन सभी का ताप आपको मालूम होना चाहिए।
कि जो दो घटक आप मिला रहे हैं, चाहे आप अल्कोहल और हेक्सेन को मिलाइए धनात्मक विचलन में, चाहे आप एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाइए ऋणात्मक विचलन में, क्योंकि ये निम्न क्वथन होगा और ये उच्च क्वथन होगा। तो इसको इसी हिसाब से हम अंतर भी स्पष्ट कर देते हैं इसमें। निम्न क्वथन एजोट्रॉप उच्च क्वथन एजोट्रॉप। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट होगा मिलाए जाने वाले घटकों का ताप अधिक होता है। अधिक होगा और यहाँ पर आप लिख सकते हैं मिलाए जाने वाले घटकों का ताप कम होता है। कम होता है। दूसरा पॉइंट, यह विलयन निम्न ताप पर उबलता है। निम्न ताप पर उबलता है और यह उच्च ताप पर उबलता है। इसमें आप लिख सकते हैं कि ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाले घटकों में होता है। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले घटकों में होगा और ये ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले घटकों में होगा। घटकों में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो धनात्मक विचलन दर्शाने वाला है तो उसका जो क्वथनांक होता है उसका वाष्प दाब अधिकतम होता है, इसलिए इसमें जो क्वथनांक होगा वो निम्न क्वथनांक होगा। और यदि ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है इसका मतलब है कि इसका वाष्प दाब कम होगा, इसलिए इसका जो क्वथनांक होगा वो उच्च होगा। नेक्स्ट नंबर, इसमें आप बता सकते हैं इसका क्वथनांक कम होगा
और इसमें आप बता सकते हैं इसका क्वथनांक अधिक होगा। लास्ट में इसका उदाहरण दे सकते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसके उदाहरण स्वरूप यदि हम लें तो इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं। एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, ये इसका एक उदाहरण है। और दूसरा है, इसमें आप देखेंगे उदाहरण एसीटोन व क्लोरोफॉर्म। अगला पॉइंट भी और कुछ लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें निम्न क्वथन एजोट्रॉप है, इसमें हमेशा बंध टूटेंगे या बनेंगे? क्या होगा इसमें? टूटेगा कि बनेगा? बंध टूटेगा इसमें और इसमें बंध बनेंगे। इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। मतलब वही चीजें हैं जो कि आपने धनात्मक विचलन में देखी थी और ऋणात्मक विचलन में देखी थी, वही चीजें हैं, जबकि इसको बस हमने अलग कर दिया है कि निम्न क्वथन एजोट्रॉप क्या है और उच्च क्वथन एजोट्रॉप क्या है। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन ये दोनों चीजें अलग हैं, एजोट्रॉप अलग है। एजोट्रॉप में बस ये ध्यान में रखना है कि ऐसा विलयन जो दो घटकों से मिलकर बना हुआ है, जिसे गर्म करने पर उबलने के पश्चात वह तुरंत ही आश्रित हो जाता है, ऐसे विलयन को हम एजोट्रॉप कहते हैं, जिसके लिए एक निश्चित ताप होना चाहिए। वह निश्चित ताप निम्न ताप भी हो सकता है और उच्च ताप भी हो सकता है। यदि निम्न ताप है तो वह हमेशा धनात्मक विचलन दर्शाने वाला होगा, इसलिए उसका क्वथनांक निम्न क्वथनांक होगा। और यदि वह उच्च ताप वाला है तो वह हमेशा ऋणात्मक विचलन का होगा, और ऋणात्मक विचलन है मतलब उसका क्वथनांक होगा उच्च क्वथनांक। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन कैसे होता है। आदर्श विलयन के रूप में हम देखते हैं कि आदर्श विलयन राउल्ट नियम का पालन करता है, लेकिन यदि राउल्ट नियम का यदि पालन नहीं कर रहा है तो उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। और जो अनादर्श विलयन होते हैं उनमें दो प्रकार से विचलन होगा, एक तो होगा धनात्मक रूप में या फिर ऋणात्मक रूप में। यदि धनात्मक रूप में हो रहा है तो वह एजोट्रॉप निम्न क्वथनांक एजोट्रॉप होगा, और यदि वह ऋणात्मक विचलन के रूप में है तो वह उच्च क्वथनांक एजोट्रॉप के रूप में होगा। तो इसको हम उदाहरण स्वरूप और भी कुछ एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं और इस आधार पर इसे आप समझा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।